Good morning, students. So today we are going to start our new topic. क्लास 8 और क्लास 9 दोनों में ये कॉमन है और ये हमारा साउंड वाले पार्ट का टॉपिक है। ठीक है, तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो बेसिक टर्म्स ऑफ साउंड वेव के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे बहुत सारे बच्चों के डाउट्स होता है कि वहाँ पे देखो कुछ बहुत सारी बुक्स में करेक्टरिस्टिक्स के नाम से ये वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, वेलोसिटी ऑफ साउंड, ये सारी चीजें करेक्टरिस्टिक्स के नाम से दी हुई होती है। बट ये एक्चुअल में बेसिक टर्म्स होती है। जब आप आगे जाके पढ़ोगे तो ये बेसिक टर्म्स में आती है, क्योंकि हम बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे तभी तो चीजों को आगे जब देख पाएंगे। ठीक है, जैसे जैसे कि पिच वगैरह, फिर ये उसको हम किसके अकॉर्डिंग डिफाइन कर पाते हैं, इन बेसिक टर्म्स के अकॉर्डिंग। तो पिच, लाउडनेस, ठीक है, ये सब क्या है, ये आपकी करेक्टरिस्टिक्स होती है। ठीक है, क्वालिटी ऑफ द साउंड, तो ये आपकी क्या होती है, वेवलेंथ, वेलोसिटी ऑफ साउंड, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये सब क्या होती है आपकी एम्पलीट्यूड, ये आपकी बेसिक टर्म्स होती है। तो आप कंफ्यूज मत होना, बहुत से बुक्स में ये करेक्टरिस्टिक्स के नाम से आता है और बहुत से बुक्स में ये बेसिक टर्म्स के नाम से। ठीक है, तो ये है बेसिक टर्म्स ही, पर ये चीज ध्यान रखना। तो आज हम बात करने वाले बेसिक टर्म्स, और ये क्लास 8 और क्लास 9 दोनों में कॉमन टॉपिक है। तो देखो, यदि मैं बेसिक टर्म्स ऑफ साउंड की बात करूं तो बेसिक टर्म्स ऑफ साउंड में क्या आता है, हमारी वेवलेंथ आती है साउंड वेव की। ठीक है, मतलब बेसिक टर्म्स साउंड वेव को समझने के लिए हमें किन किन बेसिक रिक्वायरमेंट, किन किन चीजों की बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, तो उसमें होती है एक वेवलेंथ, एक एम्पलीट्यूड होता है, एक फ्रीक्वेंसी होती है, और एक टाइम पीरियड होता है, और एक होता है हमारा वेलोसिटी ऑफ द साउंड। तो ये 5 और क्रेस्ट एंड ट्रफ, ये 6 to 7 बेसिक टर्म्स हमें रिक्वायर्ड होती है साउंड वेव को समझने के लिए। ठीक है, तो हाँ, हम देखो सबसे पहले साउंड वेव को समझते हैं। इसके लिए हम एक ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, उसके थ्रू हम इन चीजों को समझेंगे। तो देखो, जो हम ये जो ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, जो वेव जो ड्रॉ करेंगे, ये किस किस के बीच में बनाएंगे, ये बनाएंगे हम एक तो डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट। अब इसको डिस्प्लेसमेंट को हम किस में मेजर करते हैं, मीटर में। तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में, ये टाइम के बीच में हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। टाइम को हम मेजर करते हैं सेकंड। देखो, जब भी आप ग्राफ ड्रॉ करो तो हमेशा जो फिजिकल क्वांटिटी है, जो क्वांटिटी यूज कर रहे हैं, तो उसकी यूनिट जरूर लिखते हैं। और हमेशा जो हॉरिजॉन्टल जो एक्सिस होगा उस पर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी आती है, और जो वर्टिकल एक्सिस होती है उस पर डिपेंडेंट क्वांटिटी आती है। तो देखो, यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो किस पे डिपेंड है, टाइम पे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। हमेशा जब भी इस तरीके का ग्राफ ड्रॉ करो तो हम जो साउंड वेव है उसको इस ग्राफ के थ्रू समझेंगे। तो अब इसमें मैं साउंड वेव को ड्रा करता हूं। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारी साउंड वेव है। अब देखो, ये आपकी क्या होगी, मीन पोजीशन, ये आपकी होगी मीन पोजीशन। तो जो ये आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये क्या है, आपकी मीन पोजीशन। ठीक है, और जो मीन पोजीशन से जो एक्सट्रीम पोजीशन होती है, इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड, इसको बोला जाता है एम्पलीट्यूड। और ये देखो, दोनों साइड होता है, नीचे भी होता है, नीचे भी, ये भी क्या है, एम्पलीट्यूड। तो मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको भी हम बोलेंगे एम्पलीट्यूड। ठीक है, ये आपका होता है एम्पलीट्यूड, और इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल एस से। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड है। अब जो वेवलेंथ होती है, वो वेवलेंथ क्या होती है भाई, वेवलेंथ क्या होती है हमारी, मतलब कोई भी जो साउंड वेव है, कोई भी जो साउंड वेव है, या कोई भी वेव जिसकी वेवलेंथ है, यदि हमें फाइंड करनी हो, तो वन साइकिल को कंप्लीट करने में कितनी डिस्टेंस कवर की, वही उसकी क्या होती है, वेवलेंथ। तो देखो, वन साइकिल को कंप्लीट, देखो ये हाफ साइकिल और ये हाफ साइकिल, देखो ये हाफ साइकिल और ये हाफ साइकिल, तो ये कंप्लीट साइकिल कैसे होता है, ये ऐसे। तो ये देखो, ये हाफ और ये हाफ, तो ये कंप्लीट
तो कंप्लीट साइकिल कहाँ हो रहा है, यहाँ। तो यदि मैं यहां से ये डिस्टेंस फाइंड कर लूं तो यही हमारी क्या होती है, देखो वन साइकिल को कंप्लीट करने में जो डिस्टेंस कवर हुई उसी को हम क्या बोलेंगे, उसी को हम बोलेंगे वेवलेंथ। वेवलेंथ, ठीक है। और वेवलेंथ को हम डिनोट करते हैं लैम्डा से, ये ग्रीक वर्ड होता है, ठीक है। और अब यदि मैं बात करूं, देखो, और यदि मैं बात करूं अब, चलो पहले इन दो चीजों को समझ लेते हैं। देखो अब फर्स्ट है हमारी वेवलेंथ। तो देखो बेसिक टर्म्स ऑफ साउंड क्या होती है, फिर वापस एक बार और बता रहा हूं कि कंफ्यूज मत होना। बहुत सी बुक्स में कैरेक्टरिस्टिक्स के नाम से आएगा और बहुत सी बुक्स में ये बेसिक टर्म्स के नाम से आएगा। तो बेसिक टर्म्स राइट है, ठीक है। बहुत सी बुक्स में कैरेक्टरिस्टिक्स के नाम से दे रखा है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ये बेसिक टर्म्स ही होती है। तो बेसिक टर्म्स में क्या क्या होता है हमारा, एक तो वेवलेंथ होता है, एक एम्पलीट्यूड होता है, एक फ्रीक्वेंसी होता है, एक टाइम पीरियड होता है, और एक होता है हमारा वेलोसिटी ऑफ साउंड, और एक होती है हमारे क्रिस्ट एंड ट्रफ। तो क्रिस्ट और ट्रफ क्या होता है, ये क्रिस्ट बोलेंगे। जो पीक पॉइंट होता है ना, इसको बोलते हैं क्रिस्ट, और जो लोवेस्ट पॉइंट होता है इसको बोला जाता है ट्रफ। तो किसी भी वेव का टॉप पॉइंट होता है उसको क्रेस्ट बोलते हैं, और जो बिल्कुल लोवेस्ट पॉइंट होता है उसको बोलते हैं ट्रफ, ठीक है। तो अब फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं अपन। फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट बेसिक टर्म से वेवलेंथ। तो देखो वेवलेंथ की यदि मैं बात करूं तो वेवलेंथ क्या होती है, वन साइकिल को कंप्लीट करने में जितनी डिस्टेंस कवर करती है वेव, वो उस वेव की क्या होगी, वेवलेंथ। तो हम क्या किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, साउंड वेव की। तो साउंड वेव को वन साइकिल कंप्लीट करने में कितनी, साउंड वेव ने वन साइकिल कंप्लीट करने में कितनी डिस्टेंस कवर की, तो वो उसकी क्या हो जाएगी, वेवलेंथ। तो वेवलेंथ देखो वन साइकिल कहां कंप्लीट हो रहा है, ये, तो इसको हमने क्या ले दिया, वेवलेंथ, इतनी डिस्टेंस कवर की। तो ये क्या हो जाएगी, वन साइकिल टू कंप्लीट वन साइकिल डिस्टेंस कवर टू कंप्लीट वन साइकिल, मतलब वन साइकिल को कंप्लीट करने में जितनी डिस्टेंस कवर करती है वेव, उसी को हम क्या बोलेंगे, वेवलेंथ ऑफ द वेव। या फिर द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट और या टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ के बीच की जो डिस्टेंस होती है। टू कॉन्जिक्यूटिव मतलब जस्ट एक के बाद एक, कॉन्जिक्यूटिव क्या बोलते हैं, वन, एक के बाद जस्ट दूसरा, और या टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ। तो देखो समझना, देखो हमें तो वन साइकिल कंप्लीट करना है। अब हम कहीं से भी ले डिस्टेंस, जैसे कि मेरी तो ये, जैसे मैं कॉन्जिक्यूटिव, मैं तो ये क्रेस्ट से क्रेस्ट तक की लूंगा। जैसे कि ये क्रेस्ट होता है, ये भी क्रेस्ट है भाई, ये भी क्रेस्ट होता है भाई, है ना, ये कंफ्यूज मत होना। तो मुझे तो क्रेस्ट से क्रेस्ट तक की लेनी है, तो भाई ले लो, क्या प्रॉब्लम है इसमें। चलो तो देखो ये हाफ साइकिल है, तो इसका भी यदि हम हाफ कर देंगे तो 1/4 हो जाएगा, और ये पूरा 1/2, और ये इसका हाफ कर देंगे, इसका भी हाफ कर देंगे तो ये 1/4 हो जाएगा। तो देखो 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/4, तो इसको जब सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। तो यहां से और यहां तक जब 2, तो मैंने क्या बोला, एक और डेफिनेशन बताए, द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट एंड ट्रफ इज नोन एज वेवलेंथ ऑफ द वेव। तो टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको भी हम क्या बोलते हैं, कॉन्जिक्यूटिव होना चाहिए। ये नहीं कि आप यहां ले रहे हो और एक यहां पे ले रहे हो, ऐसा नहीं, मतलब एक के बाद जस्ट जो दूसरा आने वाला है क्रेस्ट, उन दोनों के बीच की, तो इसके बाद यही आ रहा है, तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको भी हम क्या बोलेंगे, वेवलेंथ। क्योंकि यहां पे भी वन साइकिल कंप्लीट हो रहा है, समझना, 1/4 हाफ और 1/4, देखो वन साइकिल, तो यहां पे भी तो क्या होगी, लैम्डा ही तो होगी, समझ गए। या ट्रफ की बात करें तो देखो ये ट्रफ, ये तो ये 1/4, ये 1/2, और फिर ये देखो, तो ये भी तो क्या हो जाएगी, लैम्डा। टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ, टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट, तो यहां पे भी क्या हो जाएगा, वन साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। तो वन साइकिल को कंप्लीट करने में कितनी डिस्टेंस कवर की किसी भी वेव ने, वो उस वेव की क्या हो जाएगी, वेवलेंथ। तो यहाँ पे साउंड वेव की बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा, साउंड वेव को वन साइकिल को कंप्लीट करने में कितनी डिस्टेंस कवर कर रही, वो उस साउंड वेव की क्या हो जाएगी, वो उस साउंड वेव की हो जाएगी वेवलेंथ, ठीक है। तो या तो क्या डेफिनेशन हो सकती है, टू कॉन्जिक्यूटिव, द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ इज नोन एज द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ
इज नोन एज वेवलेंथ ऑफ द वेव, ठीक है। या फिर टू कंप्लीट डिस्टेंस कवर टू कंप्लीट इन वन साइकिल, वन साइकिल को कंप्लीट करने में जितनी डिस्टेंस कवर करता है उसी को हम बोलते हैं वेवलेंथ। तो आई थिंक वेवलेंथ क्लियर होगी। अब यदि मैं बात करूं वेवलेंथ को हम किससे मेजर करते हैं, मीटर में। देखो डिस्टेंस को मेजर किस में करते हैं, मीटर में। ऐसा यूनिट क्या होती है डिस्टेंस की, मीटर। तो वेवलेंथ की भी ऐसा यूनिट क्या होगी, मीटर। तो इसको किस में मेजर करते हैं, इट इज मेजर इन मीटर। तो ये मैंने एक और डेफिनेशन लिख रखी है, तो आप ये पॉज करके इसका नोट बना सकते हो, ठीक है। बहुत अच्छे नोट्स बनेंगे, ठीक है। तो ये नोट कर लिया करो आप। और अब देखो अब यदि मैं बात करूं तो इसको डिनोट किससे किया जाता है, लैम्डा से। ये कंफ्यूज मत होना, ये सिंबल होता है इसका। तो कहां भी ये जहां भी ये सिंबल दिखे लैम्डा, इसका मतलब किसकी बात हो रही है, वेवलेंथ की। अब सेकंड बेसिक टर्म्स के पास आ जाते हैं हम, और हमारी सेकंड बेसिक टर्म्स है एम्पलीट्यूड। तो देखो एम्पलीट्यूड किसी भी साउंड वेव में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, या किसी भी वेव में। देखो अब यहां पे एक चीज बता देता हूं, देखो डिस्टेंस और टाइम के बीच में हमने ग्राफ ड्रॉ किया, ठीक है। ये वेव को ड्रॉ किया। तो अब देखो यहाँ डिस्टेंस इनडायरेक्टली रूप से क्या डिनोट कर रही है, एनर्जी को। अब तुम बोलोगे कि सर एनर्जी को कैसे, डिस्टेंस को तो मीटर में आपने यूनिट मीटर लिख रखी है, तो एनर्जी की तो जूल होती है, यूनिट हमने पढ़ा है, ये कैलोरी होती है। तो आपने ऐसे कैसे बोल रहे हो, तो समझाता हूं। देखो समझना, मेरे पास दो बोल है, ठीक है। ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इनडायरेक्टली रूप से क्या डिनोट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट समझते हो ना, कितना हाइट पे गया, ये कितनी डिस्टेंस कवर की, मैक्सिमम वो डिस्प्लेसमेंट होता है। दो पॉइंट के बीच की जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। आप नाइन्थ वालों ने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, 8th वालों ने नहीं पढ़ा होगा ये चीज, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट इनडायरेक्टली रूप से किसको डिनोट कर रहा है, एनर्जी को। अब समझना, मेरे पास दो बोल है, ए और बी। बी पे मैंने 10 न्यूटन से फोर्स अप्लाइड किया और नीचे मारा 10 न्यूटन, और एक जो बॉल ए है उस पे मैंने 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाइड किया और उसको भी नीचे मारा। अब बताओ कौन ज्यादा हाइट पे जाएगा ऊपर, ऑफकोर्स 10 न्यूटन फोर्स जिस पे अप्लाइड किया, तो 10 न्यूटन जिस पे मैंने फोर्स अप्लाइड किया वो ज्यादा हाइट पे जाएगा, ठीक है। अब देखो क्यों हाइट ज्यादा, मतलब डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा। तो डिस्प्लेसमेंट ज्यादा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने फोर्स ज्यादा अप्लाई किया। और फोर्स कब ज्यादा होगा, जब एनर्जी ज्यादा होगी। तो मैंने ज्यादा एनर्जी अप्लाई की, मतलब ज्यादा फोर्स अप्लाई किया और ज्यादा डिस्प्लेसमेंट मिला हमें। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कब ज्यादा होगा, जब एनर्जी ज्यादा होगी। तो यहाँ इनडायरेक्टली रूप से डिस्प्लेसमेंट क्या डिनोट कर रहा है, एनर्जी को। तो जिस भी वेव का डिस्प्लेसमेंट जितना ज्यादा होगा उस वेव की एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। ये चीज क्लियर है सभी की, ठीक है। उस वेव की एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। तो अब एम्पलीट्यूड पे आते हैं। एम्पलीट्यूड क्या होता है, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन आइदर साइड फ्रॉम द मीन पोजिशन। मीन पोजिशन से कोई भी जो वेव का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। अब इन आइदर साइड मतलब किसी ऊपर या नीचे, सभी साइड एम्पलीट्यूड होगा। देखो इधर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ये, तो ये एम्पलीट्यूड। इधर मीन पोजीशन ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम क्या बोलेंगे, मीन पोजीशन। तो पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या वेव का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है आइदर साइड मीन पोजीशन से, उसी को हम उस वेव का एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो ये क्या होगा, एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड का इफेक्ट क्या होता है, देखो जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा किसी भी साउंड वेव का, तो उस साउंड की क्या होगी, एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। इसका मतलब क्या होगा, तो जो एम्पलीट्यूड होता है ना वो किस पे डिपेंड करता है, लाउडनेस पे। ये आप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड में पढ़ोगे, लाउडनेस। तो जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतना ही लाउड साउंड होगा, ठीक है। ये हम आगे पढ़ेंगे और अच्छी तरीके से, अभी इतना ध्यान रखो, ठीक है। तो एनर्जी ज्यादा है तो साउंड लाउड होगा एम्पलीट्यूड ज्यादा होने पर। तो अब एम्पलीट्यूड को हम किस में मेजर करते हैं, एम्पलीट्यूड को हम मेजर करते हैं मीटर में, क्योंकि ये भी डिस्प्लेसमेंट, अरे ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट ही है। तो डिस्प्लेसमेंट को हम किस में मेजर करेंगे, मीटर में। तो देखो इट्स एसआई यूनिट इज इन मीटर। और देखो डिस्प्लेसमेंट की ये देखो, या तो आप कोई सी भी डेफिनेशन लिख दो, मैंने हर चीज की दो डेफिनेशन लिखी, तो जो आपको इजी लगे वो आप लिख सकते हो। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम इन आइदर
साइड फ्रॉम द देयर मेन पोजिशन ड्यूरिंग द प्रोपगेशन ऑफ द वेव इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। या सबसे देखो इजी डेफिनेशन की यदि मैं बात करूं तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम इट्स मेन पोजिशन इन आइदर साइड इज नोन एज एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। सबसे बेस्ट डेफिनेशन है, ठीक है। तो आप ये डेफिनेशन याद रखना और ये भी लिख सकते हो, कोई सी भी गलत नहीं है, आप कोई सी भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करेंगे थर्ड बेसिक टर्म्स ऑफ साउंड, ठीक है। तो हमारी थर्ड बेसिक टर्म्स है फ्रीक्वेंसी। तो यदि मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो फ्रीक्वेंसी होती क्या है? नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीट इन 1 सेकेंड। कोई भी वेव 1 सेकेंड में कितने नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीट कर रही है, वही उसकी क्या होगी? फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी को हम किस में मेजर करते हैं? हर्ट्ज में। तो चलो देखो देखते हैं। द नंबर ऑफ वेव प्रोड्यूस पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी को हम देखो हमारे पास दो सिंबल होते हैं, एक तो म्यू, ये इस तरीके से म्यू, और दूसरा होता है स्मॉल एफ, इससे डिनोट करते हैं। दोनों में से किसी से भी डिनोट कर सकते हैं। तो कोई भी जो साउंड वेव है या कोई भी वेव, जरूरी नहीं साउंड वेव, ठीक है। तो कोई भी वेव पर सेकंड कितने नंबर ऑफ वेव कितने नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीट करी। जैसे कि ये वेव है तो ये 1 सेकेंड में जैसे कि इसने इतने साइकिल कंप्लीट किए वेव ए में, ठीक है। और दूसरी वेव है हमारे पास, उसने 1 सेकेंड में इतने नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीट किए। अब यदि मैं बात करूं तो फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है? तो ऑफ कोर्स देखो बी ने 1 सेकेंड में कितने सारे साइकिल्स कंप्लीट कर लिए ए के कंपेयर में, तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि जो वेव बी है उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। तो देखो अब देखो फ्रीक्वेंसी का क्या इफेक्ट जनरेट होता है? फ्रीक्वेंसी का साउंड पे क्या इफेक्ट जनरेट होता है? यदि किसी भी साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो उस साउंड वेव या उस साउंड की श्रिलनेस ज्यादा होगी। श्रिलनेस मतलब तीखापन, वो साउंड उतना ही तीखा होगा। तो यदि मैं बात करूं मेल और फीमेल में, तो फीमेल की जो वॉइस होती है या फीमेल का जो साउंड होता है वो क्या होता है? श्रिलनेस होता है, मतलब शार्प होता है, मतलब तीखा होता है, क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी मेल के कंपेयर में ज्यादा होती है। तो जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतना ज्यादा श्रिलनेस, तो उतनी ही तीखी आवाज निकलती है, उतना ही तीखा साउंड निकलेगा, ठीक है। तो या फिर मैं जैसे कि और बात करूं तो नंबर ऑफ ऑक्सिलेशन मेड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी और पार्टिकल्स ऑफ अ मीडियम इन 1 सेकेंड इज नोन एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। अब यदि मैं देखो इसके फॉर्मूले की बात करूं, फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले की बात करूं तो फ्रीक्वेंसी को जैसे कि मैंने स्मॉल एफ से डिनोट किया, तो फ्रीक्वेंसी एफ इक्वल टू, देखो मैं यहाँ पे स्पेस नहीं है तो यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि तो ये इसी का लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो फ्रीक्वेंसी बराबर होता है, देखो नंबर ऑफ साइकिल्स यदि आपको दिए गए हो तो नंबर ऑफ साइकिल्स दिए गए हो तब इसका फॉर्मूला हो जाता है एन बाई टी। अब एन बराबर क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ साइकिल। एन बराबर क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ साइकिल। टी बराबर टाइम, ठीक है। टी बराबर टाइम, कितना टाइम लगा, ठीक है। ये एक तो ये फॉर्मूला हो गया हमारे पास। और जब नंबर ऑफ साइकिल नहीं दिए गए हो, ओनली आपको टाइम दिया गया हो, तब भी हम फ्रीक्वेंसी को फाइंड कर सकते हैं। तब हमारा फॉर्मूला हो जाएगा स्मॉल एफ फ्रीक्वेंसी। ये क्या है हमारी फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी इक्वल टू एन बाई, सॉरी एन नहीं दिया हो गया तब 1 बाई टी। तो देखो तो 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो इस कंडीशन में भी ये हमारी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हो गया 1 अपॉन टाइम पीरियड, ठीक है। अब देखो यदि मैं यहाँ पे बात करूं इसकी यूनिट की, तो इसको हम मेजर करते हैं। देखो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? नंबर ऑफ साइकिल की कोई यूनिट नहीं होती, तो 1 बाई सेकेंड इनवर्स, 1 बाई सेकेंड हो जाएगी। तो इसको क्या बोलेंगे? सेकेंड इनवर्स। ऐसे लिख सकता हूँ 1 बाई सेकेंड को की पावर -1, जैसे 10 के पावर यदि डिनोमिनेटर में होती तो ऊपर ले जाते -1 हो जाती है, तो सेकेंड इनवर्स। और यही किसकी इक्वल होती है? हर्ट्ज। ये सिंबल होता है हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी को हम किस में मेजर करते हैं? हर्ट्ज में, ठीक है। आप जो भी साउंड सिस्टम वगैरह होता है उस पर हर्ट्ज वगैरह जरूर लिखा होता है, देख लेना। तो वह क्या होती है? उसकी फ्रीक्वेंसी। तो जहां पे भी हर्ट्ज नजर आ जाए तो मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? फ्रीक्वेंसी की, ठीक है।
तो ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज, इसका सिंबल होता है एच जेड। और यदि 1 Hz है मतलब 1 वेव साइकिल पर सेकंड, मतलब एक ये वन मतलब कोई भी वेव की फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज है तो मतलब उसने 1 सेकंड में कितने साइकिल कंप्लीट किए, 1 साइकिल, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 1। 2 की करेगा तो 2 हर्ट्ज, 3 करेगा तो 3, 4 करेगा तो 4। तो ये फॉर्मूला और ये हमारे न्यूमेरिकल्स में भी काम आएगा, ठीक है। तो ये है हमारी फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है, जब हम करेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे तो करेक्टरिस्टिक्स में हम पढ़ेंगे पिच। तो फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली किस पे डिपेंड होती है, पिच पे। जितनी ज्यादा पिच उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी, या जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा पिच, और पिच ज्यादा होगी तो श्रिलनेस ज्यादा होगी साउंड की, ठीक है, साउंड तीखा होगा। तो हम बात करेंगे आगे, चलो ये कॉपी कर लेना, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारा नेक्स्ट बेसिक टर्म्स, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या होता है इसको हम टी से डिनोट करते हैं। टाइम पीरियड मतलब क्या होता है, कोई भी जो साइकिल कोई भी वेव है उसको 1 साइकिल को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा, वो उसका टाइम पीरियड, उसका क्या हो जाएगा टाइम पीरियड। मतलब 1 साइकिल को, जैसे कि कोई भी वेव है तो इसको अपना 1 साइकिल कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा, वो उस वेव का क्या हो जाएगा टाइम पीरियड। टू, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 साइकिल इज नोन एज टाइम पीरियड ऑफ द वेव। 1 साइकिल को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा, वही उसका क्या हो जाएगा टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड को हम डिनोट करते हैं टी से, ठीक है। तो टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 साइकिल इज नोन एज टाइम पीरियड ऑफ द वेव। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, देखो टाइम को सबको पता है सेकंड में मेजर करते हैं, तो टाइम को मेजर करते हैं सेकंड में। यदि मान लो फ्रीक्वेंसी दी गई हो, यदि आपको, अब यहाँ पे बात करता हूँ, यदि फ्रीक्वेंसी दी गई हो और आपको ये गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है और टाइम पीरियड फाइंड करना है, तो हम फाइंड कर सकते हैं, बिकॉज वी नो दैट एफ इक्वल टू क्या होता है 1/t। तो टी बराबर क्या हो जाएगा 1/f। तो ये फॉर्मूला हो जाता है टाइम का, ठीक है। फ्रीक्वेंसी बराबर 1/टाइम होता है। तो यदि आपको फ्रीक्वेंसी दी गई है तो आप टाइम फाइंड कर सकते हो 1/f से, ठीक है। तो टाइम पीरियड इज द टाइम टेकन टू टाइम टेकन बाय द वेव टू ट्रेवल थ्रू अ डिस्टेंस इक्वल टू इट्स वेवलेंथ। और भाई 1 साइकिल को कंप्लीट करने में जितनी डिस्टेंस कवर करती है वो उसको वेवलेंथ बोलते हैं। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि वन मतलब 1 वेवलेंथ के इक्वल 1 वेवलेंथ डिस्टेंस ट्रेवल करने में जितना टाइम लगता है वही टाइम पीरियड। तो बात वही होगी ना, 1 साइकिल को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा, ठीक है ना। तो अब हम नेक्स्ट फिफ्थ बेसिक टर्म्स ऑफ साउंड इज वेव वेलोसिटी या वेलोसिटी ऑफ द वेव है, ठीक है। तो देखो वेलोसिटी ऑफ वेव या वेव वेलोसिटी होती क्या है, तो कोई भी वेव ने पर सेकंड कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी वही उसकी उस साउंड वेव या उस वेव की वेलोसिटी हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगी, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वेव इन 1 सेकंड इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ द वेव। अरे वेलोसिटी हमने क्या पढ़ा था, वेलोसिटी हमने पढ़ा है, वेलोसिटी बराबर क्या होता है डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये पढ़ा है हमने। तो वही तो चीज है ये तो यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड, वही चीज है, फॉर्मूला बेसिक वही है, तो बेसिक चीज वही लगेगी, ठीक है। तो वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम या स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो कोई भी वेव ने पर सेकंड कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी तो वही उसकी क्या होगी वेलोसिटी ऑफ द वेव, उस वेव की वेलोसिटी हो जाएगी। या कोई भी वेव किस स्पीड से चल रही है वो उसकी वेलोसिटी इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, वो उसकी उस वेव की वेलोसिटी हो जाएगी। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेव वेलोसिटी का डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव पर बाय टाइम टेकन, कितना टाइम लिया उस डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लिया, तो वेवलेंथ अपॉन टाइम। तो देखो 1 साइकिल, अब तो डिस्टेंस को हम यहाँ पे क्या किस टर्म्स में डिनोट करते हैं, अरे वेवलेंथ ही होती है, डिस्टेंस कितनी, तो यहाँ पे डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा लेमडा, वेवलेंथ की टर्म में, ठीक है। तो डिस्टेंस किसकी टर्म में लेंगे हम वेवलेंथ की में, तो और टाइम पीरियड टी, ठीक है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला मिल गया हमें लेमडा बाई टी। चलो एक तो जब ये किस रिलेशन को बता रहा है हमें, वेवलेंथ टाइम और वेलोसिटी को। तो अब देखो अब हमने एक और रिलेशन पढ़ा है, यदि मैं v बराबर लेमडा इंटू 1/t कर सकता हूँ,
1/t f इक्वल टू क्या होता है 1/t, तो f की जगह 1/t की जगह f लिख दूं तो v बराबर क्या हो जाएगा, v बराबर हो जाएगा लेमडा इंटू फ्रीक्वेंसी। तो हमें जब वेवलेंथ दे रखी है और फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो हमें एक और रिलेशन मिल गया इसमें। तो ये वेलोसिटी के हमारे पास दो फॉर्मूले के, एक तो क्या लेमडा बाई टाइम मतलब वेवलेंथ पर यूनिट टाइम, और एक हो गया वेवलेंथ मल्टीप्लाई बाई फ्रीक्वेंसी। तो ये फॉर्मूला हमें, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट वेलोसिटी ऑफ एसआई यूनिट। यदि एसआई यूनिट की बात करूं तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, वही मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो आई थिंक आपको वेव वेलोसिटी समझ में आ गई होगी। अब हमारी नेक्स्ट टर्म है क्रेस्ट एंड ट्रफ। तो क्रेस्ट एंड ट्रफ क्या होता है, जो मैक्सिमम जो पीक पॉइंट होता है कोई भी वेव का, कोई भी जो साउंड वेव है या कोई भी वेव, देखो मैं हर चीज हर वेव के लिए बता रहा हूँ ये चीज, ठीक है, ये मैं पर्टिकुलर ताकि आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाए। तो कोई भी वेव है उसका जो पीक पीक पॉइंट होगा ना उसको बोलेंगे हम क्रेस्ट। जो मेन पोजीशन के ऊपर जो पीक पॉइंट होगा उसको बोलेंगे क्रेस्ट, और जो मेन पोजीशन के नीचे जो लोवेस्ट पॉइंट होगा उसको बोलेंगे हम ट्रफ। ये देखो ट्रफ, ये भी क्या होगा हमारा ट्रफ, और क्रेस्ट क्या क्या होगा, ये क्रेस्ट, क्रेस्ट ये क्रेस्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा क्रेस्ट, और ये भी। तो क्रेस्ट क्या होगा, इट इज अ मैक्सिमम पॉइंट या पीक पॉइंट ऑफ द वेव, और ट्रफ क्या हो जाएगा, इट इज अ लोवेस्ट पॉइंट ऑफ द वेव इज नोन एज क्रेस्ट। तो आई थिंक सारी बेसिक टर्म्स आपको क्लियर हो गई होगी। ओके ठीक है, तो ये हमारी सारी बेसिक टर्म्स खत्म हो गई है। ओके बाय।